नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ है? तो चाइना ने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ऐसा बोला है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने। इसके बारे में बात करेंगे। फिर ओवरऑल पार्लियामेंट की एक कमेटी बोल रही है कि डिसेबिलिटी सेंटर्स को सेटअप करने में इतनी कैजुअल अप्रोच क्यों लेके चल रही है केंद्र की सरकार। इसके बारे में बात करेंगे। जो भी सैंक्शनड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है उसमें से केवल एक चौथाई ही यहाँ पे क्यों टेक ऑफ हुए हैं, बाकी यहाँ पे डोरमेंट क्यों पड़े हैं, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की है, इसको देखेंगे। फिर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑप्शन, ये नॉर्मल एयरवेव्स का ऑप्शन नहीं है। सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, जिन फ्रीक्वेंसीज में कम्युनिकेशन होता है, उन फ्रीक्वेंसीज के एलोकेशन के रिस्पेक्ट में इंडिया हो सकता है जल्दी ऑप्शन निकाले। तो ये क्या न्यूज़ है, इसको देखेंगे। और क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। फिर जुडिशरी के ऊपर अटैक को लेके एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। कंजर्वेशन बिल किस प्रकार से फॉरेस्ट राइट्स को वायलेट करता है, इसके बारे में बात करेंगे। रूरल मैन्युफैक्चरिंग को हम किस प्रकार से बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। गुजरात एज ए मॉडल, इसको देखेंगे। इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। हालांकि अगर आप देखो तो गुजरात एज अ मॉडल और इन्फ्लेशन रिस्पेक्ट में जो आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल्स कहीं ना कहीं मैं पिछले कुछ दिनों में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कास्ट पॉलिटिक्स लूम्स लार्ज इन ओडिशा, ये मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। मेन आर्टिकल्स ये 3 है। अटैक ऑन जुडिशरी, अब अटैक ऑन जुडिशरी भी बहुत हद तक एंटी बीजेपी आर्टिकल है, बट ठीक है, एक दो पुराने केसेस को यहाँ पे रेफर कर रखा गया है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कैसे कंजर्वेशन बिल फॉरेस्ट राइट्स को वायलेट कर रहा है, रूरल मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो वर्ड ऑफ द डे, नॉचअप। नॉचअप मतलब जीतना, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना। जैसे एक बैंड ने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और वो जीत गया, मतलब नॉचअप। ठीक है भाई। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। लाइक और शेयर करने से ओवरऑल इस वीडियो का एंगेजमेंट यूट्यूब में बढ़ता है। दैट्स व्हाई अगेन से इट टू यू। चलिए, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज। चाइनीज ट्राई टू चेंज एलएसी स्टेटस क्यों, राजनाथ सिंह। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 9 दिसंबर को चाइनीज ट्रूप्स यूनिलैटरली इंडिया के अंदर घुसे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने सही समय पे फर्म और रेजोल्यूट मैनर में रिस्पॉन्ड किया और उनको पीछे की तरफ ढकेल दिया। देखिए, केंद्र की सरकार को बहुत हद तक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज कटघरे में खींच रही हैं। तो अभी आप देखो तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में कमेंट देते हुए राजनाथ सिंह जी क्या बोलते नजर आए। द ensuing face off led to a physical scuffle in which Indian Army bravely prevented the PLA Liberation Army from transgressing into our territory and compelled them to return to their post. The scuffle led to injuries to a few personnel on both sides. कोई भी फैसिलिटीज या सीरियस कैजुअलिटीज इंडियन साइड की तरफ पे है नहीं। और जिन चाइनीज सोल्जर्स को चोटें लगी थी, वो उनमें से कुछ मरे या नहीं मरे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उनको ऑब्वियसली बात है, चाइना वाले ले गए इलाज विलाज। अब चाइना कोई चीज़ ऑफिशियल तो देखिए करता नहीं है, सबको पता है। तो ऐसा नहीं है कि जो 17,000 फीट की ऊंचाई पे जो फॉरबिडिंग टेरेन है यांगसे की, जिसको आप मागो चूना एरिया बोलते हो, यहाँ पे पहली बार कोई इंक्रोचमेंट हुआ है। पहले भी यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो चुका है। अक्टूबर लास्ट ईयर में भी यहाँ पे पीएलए ने घुसने की कोशिश की थी, इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने पीछे ढकेल दिया था। कुछ समय तक कुछ चाइनीज सोल्जर्स को डिटेन करके भी रखा था इंडियन आर्मी ने। 3,488 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, आप कह लो हैविली डिफेंडेड रीजन्स में आता है ये यांगसे। चाइना इसको साउथ तिब्बत का पार्ट बताता है। इनफैक्ट ये जो यांगसे का इलाका है, इसके जस्ट नीचे भूटान की सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनफैक्ट सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भूटान को भी चाइना अपना बोलता है। तो ओवरऑल चाइना के क्लेम्स यहाँ पे बड़े हैं। कहीं ना कहीं चाइना इस इलाके को अपना मानता है। तो इंडिया इस इलाके में पेट्रोलिंग बहुत स्ट्रांग रखता है, क्योंकि कभी भी फ्लेयर अप हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा ईस्टर्न एलएसी में, ईस्टर्न एलएसी क्या है, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर लगता है वो ईस्टर्न एलएसी। सेंट्रल सेक्टर है सिक्किम वाला, वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख वाला। कुछ लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर को भी वेस्टर्न सेक्टर बोलते हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर कंपेरेटिवली पीसफुल है और प्रॉपर तरीके से डिमार्केटेड है। तो ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द एलएसी में इस यांगसे के अलावा नामकाचू, सुमदोरोंगचू, असफीला, लोंगजू, दिचू, लमांग, फिश टेल 1 और 2 इन दिवांग वैली, ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड इलाके हैं। यहाँ पे हैवी पेट्रोलिंग करती है इंडियन आर्मी। कब चाइनीज आके इस तरफ घुसेंगे अभी के लिए पता है नहीं। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे। जीएस पेपर 2 जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जज रेक्यूजेस हरसेल्फ फ्रॉम हियरिंग बिल्किस बानो पिटीशन। यहाँ क्या हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने 13 दिसंबर 2022 को अपने आप को एक रिट पिटीशन की हियरिंग से रिक्यूज कर लिया। रिक्यूज कर लिया मतलब अपने आप को उससे अलग कर लिया। सबसे पहले समझते हैं रिक्यूजल का मतलब क्या होता है।
इसको जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं, और ये जजेस अपने आप को खुद रिक्यूज कर लेते हैं, या फिर अंडर द डिमांड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर पब्लिक परसेप्शन अगर उनके अगेंस्ट जा रहा तब वो अपने आप को रिक्यूज करते हैं। रिक्यूज मतलब किसी भी ऑफिशियल एक्शन से अपने आप को एब्सटेन कर लेना, क्योंकि अगर आप उस ऑफिशियल एक्शन में इन्वॉल्व होते हो तो आप बायस्ड नजर आने के आपके चांसेस हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बेला एम त्रिवेदी जी की बात करिए, तो ये गुजरात की ही से ही इन्होंने अपना जुडिशियल कैरियर शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, गुजरात का ही है केस है ओवरऑल। तो इस कंटेक्स्ट में अभी हुआ क्या था कि बिल्किस बानो के रेप कन्विक्ट्स को पूरी जिंदगी की सजा हुई थी, 14 साल से ज्यादा की सजा वो काट चुके थे, उनको छोड़ दिया गया। अभी छोड़ दिया गया तो उनके छोड़ने के अगेंस्ट बिल्किस बानो ने पिटीशन डाल रखी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी हियरिंग थी, तो उसी हियरिंग से अपने आप को रिक्यूज कर लिया है यहाँ पे, मतलब अपने आप को अलग कर लिया है बेला एम त्रिवेदी जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वुमेन जज है। रिक्यूजल के ग्राउंड क्या हो सकते हैं? तो अगर ऐसा सुनने में आए कि जज किसी एक पार्टी को फेवर कर सकता है या किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट बात कर सकता है, तो उस केस में जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसके साथ जज का सीधा सीधा रिलेशनशिप है, या फिर जज उस पर्टिकुलर काम में पहले लॉयर की तरह अपने आप को एसोसिएट कर चुका है, तो लॉयर की तरह जब एसोसिएट किया होगा तो या तो फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा। अब वो यहाँ पे जज है, तो एज अ जज तो उससे न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, तो इस कंटेक्स्ट में भी बेला एम त्रिवेदी जी ने अपने आप को सेट कर लिया है। पर्सनल नॉलेज है उस फैक्ट्स के बारे में, उस केस के फैक्ट्स के बारे में, एक्स पार्टी कम्युनिकेशन उस केस के लॉयर से या नॉन लॉयर से, रूलिंग कमेंट कंडक्ट कुछ दे रखा है। तो ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी पर्टिकुलर जज किसी भी परसेप्शन में, किसी भी स्टांस में न्यूट्रल नहीं नजर आ पाता, तो उसको टेक्निकली अपने आप को उस केस से रिक्यूज कर लेना चाहिए, मतलब अपने आप को उस केस से हटा लेना चाहिए। और यही यहाँ पे किया है, आप कह लो, बेला एम त्रिवेदी जी ने। हालांकि अब एग्जैक्ट वजह क्या है बेला एम त्रिवेदी जी के अपने आप को इस केस से हटाने की, वो यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं गया। तो जस्टिस अजय रस्तोगी साहब, जो कि इस बेंच को लीड करने वाले थे, उन्होंने बोला कि चूंकि एक जज यहाँ पे रिक्यूज कर गई हैं, तो हम फिर से मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको नई बेंच एलोकेट करेंगे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी गुजरात की हैं, इन्होंने अपना जुडिशियल कैरियर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑफ गुजरात में 1995 में शुरू हुआ था। उसके बाद ये रजिस्ट्रार विजिलेंस इन द हाई कोर्ट की पोस्ट पे उन्होंने काम किया, लॉ सेक्रेटरी इन द गुजरात गवर्नमेंट की पोस्ट पे काम किया, सीबीआई कोर्ट की जज रह चुकी हैं, स्पेशल जज रह चुकी हैं, गुजरात हाई कोर्ट की जज इनको बनाया गया था फरवरी 2011 में। ठीक है, अब मैटर क्या है? मैटर यह है कि बिल्किस बानो जी के रेप की सजा के तौर पे इन प्रिजनर्स को आजीवन कारावास दिया गया था। अब हुआ यह कि जब 14 साल इन्होंने प्रिजन में काट लिए, तो बहुत सारी अथॉरिटीज़ ने इनकी बोला कि हाँ भाई इनका कंडक्ट वगैरह ठीक है, इनको छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट से बोला कि भाई जो गुजरात गवर्नमेंट की स्टेट प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी है 1992 की, उसके रिस्पेक्ट में आप जो डिस्चार्ज पिटीशन है इन 14 लोगों की, उसको कंसीडर कर सकते हो। ये मैटर मैंने आपको पहले डिटेल में बहुत ढंग से समझाया है। अगर आप बिल्किस बानो, मेरे नाम अर्शिद द्विवेदी के साथ यूट्यूब पर सर्च मारोगे, आपको रेलिवेंट वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, इनफैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर रेफर किया था गुजरात की राज्य की सरकार को, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर गुजरात की राज्य की सरकार को रेफर किया था एज पर स्टेट प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी ऑफ 1992, उस समय पे भी बिल्किस बानो जी ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी। और बाद में जब गुजरात की सरकार ने इन 11 लोगों को छोड़ दिया जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहे थे, उस समय पे भी बिल्किस बानो जी ने पिटीशन फाइल की, और वो पिटीशन की ही हियरिंग अभी हो रही है। बिल्किस बानो जी बोल रही हैं कि इन 11 लोगों का छूटना सही नहीं है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अभी के लिए केंद्र की सरकार ने भी 10 अगस्त 2022 को रिमिशन ग्रांट कर दिया था। केंद्र की सरकार ने अपना कॉन्करेंस अप्रूवल दिया था प्री मैच्योर रिलीज ऑफ 11 प्रिजनर्स के लिए वाइड लेटर डेटेड 11 जुलाई 2022, ओके, सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। तो देखिए इस पर्टिकुलर केस ने कुछ तो आईब्रोज खड़े हुए थे, कितने सारे रेप कन्विक्ट्स हैं, सब लंबी सजा काटते हैं, रेप कन्विक्ट्स को लेके ओवरऑल एक रोष की भावना है। ऐसे केस में ओवरऑल एक गैंग रेप के मामले में 11 लोगों को छोड़ने की क्या वजह है? ठीक है, हम इस बात को मान सकते हैं कि भाई 14 साल से ज़्यादा वो जेल में रह चुके हैं, उनका कंडक्ट वगैरह ठीक है, तो उनको टेक्निकली लॉफुल तरीके से छोड़ा गया है। बट क्यों छोड़ा गया? जब कम्युनली इतना सेंसिटिव मुद्दा था, तो ओवरऑल ठीक है। अब एक और मुद्दा यहाँ पे उठ रहा है कि गुजरात की सरकार बोल रही है कि हमने 1992 की प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी को फॉलो किया है, लेकिन जब बिल्किस बानो के रेप कन्विक्ट्स को सजा सुनाई गई थी ना, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी, क्योंकि उस समय पे केस गुजरात हाई कोर्ट में नहीं एडजुडिकेट हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया था।
तो अगर स्टेट की रेमिशन पॉलिसी देखनी थी तो गुजरात की नहीं देखनी थी, महाराष्ट्र की देखनी थी। और यही मुद्दा लेके बिल्किस बानो भी गई। बिल्किस बानो बोल रही थी कि गुजरात के अंदर उनको प्रॉपर तरीके से इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने अपना केस महाराष्ट्र में लड़ा। तो जब सजा इन 11 रेप कन्विक्ट्स को महाराष्ट्र में सुनाई गई तो इनके रेमिशन को, इनकी सजा को माफ करने के रिस्पेक्ट में गुजरात की स्टेट रिमिशन पॉलिसी को क्यों देखा जा रहा है, महाराष्ट्र की क्यों नहीं देखा जा रहा है। इस पॉइंट पे पहुंची है बिल्किस बानो, कहां पे, आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जब बहस होनी थी तो बेला एम त्रिवेदी जी ने अपने आप को इस पर्टिकुलर मैटर से रिक्यूज कर लिया। अब नई बेंच बनेगी, वो फिर से बहस करेगी, इस पे क्या निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, हाउस पैनल फ्लैग्स कैजुअल अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ओवर सेटिंग अप ऑफ डिसेबिलिटी सेंटर्स। देखिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये केंद्र की सरकार बना रही है, ठीक है ना। और ये केंद्र की सरकार आज से नहीं बना रही है, ये 1999-2000 से बना रही है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इंप्लीमेंट किया है 1999-2000 से। काम क्या है इस डीडीआरसी का, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो कि डिसेबिलिटीज से गुजर रहे हैं। डिसेबल्ड लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करना, अवेयरनेस जनरेशन, रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग गाइडिंग ऑफ ग्रास रूट लेवल फंक्शनरी, ताकि वो डिसेबल्ड लोगों की मदद कर सकें। ये काम है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर का, ठीक है ना भाई। यहाँ पे देखिए, ग्रुप रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं, ये प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं, प्रोफेशनल की तरह डिसेबल्ड पर्सन्स के अंदर अवेयरनेस जनरेशन करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके सरकारी स्कीम्स के बेनिफिट उनके पास पहुंचाते हैं, उनको थेरेपेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिजियोथेरेपी की सर्विस, स्पीच थेरेपी की सर्विस, फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना, बस पासेज उनके लिए अरेंज करवाना। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो डीडीआरसी करता है एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए। अब ये जो डीडीआरसी सेंटर्स हैं तब बेटर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं अगर ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और रेवेन्यू के साथ मिलकर काम करें। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डीडीआरसी करता क्या है। लेकिन अब डीडीआरसी को लेकर यहाँ पे कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल एक्चुअली में उठाए किसने हैं? ये उठाए हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट इन डीडीआरसी को लेके कैजुअल अप्रोच रख रही है, प्रॉपर तरीके से इन डीडीआरसी को ग्राउंड लेवल पे एस्टैब्लिश करके काम करने के तरीके को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रही है। अब तक देखा जाए तो 269 डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरीके से डीडीआरसी फंक्शनल हो जाने चाहिए थे, बट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे डीडीआरसी केवल 55 से 60 डिस्ट्रिक्ट में ही फंक्शनल हुए हैं। ऐसा बोल रहा है कौन? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब इस बात को लेके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, प्रतिमा भौमिक जी, ये बोल रही है कि भाई एज ऑफ 8 दिसंबर हम पूरे देश में 269 डीडीआरसी ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं। और स्टैब्लिश करने का मतलब है कि कम से कम एक बार तो उनको फंड रिलीज हो चुका है। लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का बोलना है कि 269 को फंड तो एलोकेट किए गए हैं, लेकिन एक्चुअली में काम करना केवल 55 से 60 डीडीआरसी ने शुरू किया। तो यहां पे जरूरी यह है कि केंद्र की सरकार एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर टाइमलाइन लेके आए, जिसके तहत डीडीआरसी को जो भी काम दिया गया है उसको एक प्रॉपर गाइडेड टाइमलाइन के बेसिस पे ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया जाए देश की हर डिस्ट्रिक्ट में। तो केवल केंद्र की सरकार ने थोड़े बहुत पैसे रिलीज करके 269 डीडीआरसी बना दिए, ये इनफ नहीं है। एक्चुअली में डीडीआरसी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। तो ये सब बातें हैं। तो ये जो कमेटी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसने जो रिपोर्ट दी है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसको टेबल किया गया है लोकसभा में, इसमें यही बोला गया है कि भाई इनहेरेंट डिफिशियंसीज हैं इस डीडीआरसी स्कीम में, केवल 55 से 60 डीडीआरसी फंक्शनल हैं। तो बेटर ये रहेगा कि केंद्र की सरकार एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से इन डीडीआरसी को कॉन्स्टिट्यूट करे और उसके बाद ग्राउंड लेवल पे उसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करे, वगैरह वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यह बोला कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं डीडीआरसी को इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे 2018 में नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज जिनको केटर करेगा डीडीआरसी, उसको 7 से बढ़ा के 21 किया गया 2018 में। और यह बोला गया कि जितनी भी रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं डीडीआरसी से रिलेटेड वो 2022-23 में इंप्लीमेंट हो जाएंगी। केंद्र की सरकार क्लेम कर रही है हमने इंप्लीमेंट की हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बोल रही है कि बहुत सी गाइडलाइंस ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं, कोई भी प्रॉपर टाइमलाइन रोड मैप सेटअप नहीं किया गया, टारगेटेड बेसिस पे काम नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी
अच्छा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस प्रकार से समय समय पे अगर केंद्र की सरकार को नज करेगी तो डेफिनेटली केंद्र की सरकार को काम करना ही पड़ेगा, अगर कुछ काम में आप कह लो थोड़ी देरी हो रही है तो। ठीक है भाई। फिर जीएस पेपर 2 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ओनली 1/4 ऑफ द सैंक्शनड सोलर प्रोजेक्ट्स टुक ऑफ, सेज मिनिस्टर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई भले ही जो सोलर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट है 39,000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया। देखिए अगर आप नवंबर एंड 2022 तक की बात करो तो 57 सोलर पार्क्स जिनकी एग्रीगेट कैपेसिटी है 39,285 मेगावाट्स, इनको सैंक्शन किया गया अंडर द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे केवल 10,027 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स कमीशन हुए, जिन्होंने या तो ओवरऑल सोलर एनर्जी को पैदा करना शुरू कर दिया है या फिर उनके अंदर ठीक ठाक कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो जब सैंक्शन किए हैं आपने 39 गीगावाट से ज्यादा के, 39,000 मेगावाट्स के, और बने केवल 10,000 मेगावाट के हैं, मतलब ओवरऑल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पे काम तो हो रहा है पर काम धीमे हो रहा है। अब काम धीमे होने की वजह यह है कि सोलर पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश करने के लिए एक बड़े अमाउंट में जमीन चाहिए होती है, और कभी कभी जमीन का एक्सेस आराम से मिल नहीं पाता। आपको पता है कि गांव दूर दराज के इलाकों में जब भी जमीन का आप कह लो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा सोलर प्रोजेक्ट के लिए, तो आसपास की जो लोकल कम्युनिटीज है वो बवाल करने लगती है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास चली जाती है, बड़ी प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। फिर एक और इशू है, ये जो हमारे सिंह साहब हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के, आर के सिंह साहब, इन्होंने बोला है कि भाई कुछ एनवायरमेंटल इशू भी है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इशू है। अब राजस्थान के अंदर जो सोलर पावर प्लांट्स बनाए गए, इनकी ट्रांसमिशन लाइंस बनाई गई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स राजस्थान में पाए जाते हैं, वो इन ट्रांसमिशन लाइन से लड़के मरने लगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंच गया अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से बोला कि यार ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ही ट्रांसमिशन लाइन से इनको अंडरग्राउंड कर दो। कुछ कंपनीज ने अंडरग्राउंड की भी, लेकिन कुछ कंपनीज ने हाथ खड़े कर दिए। तो केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रही है कि भाई देखिए सर, सोलर पावर प्लांट को हम वैसे भी अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन बोल दोगे तो वो बिल्कुल ही इनएलिजिबल हो जाएगा, मतलब इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी सोलर प्रोजेक्ट की कि वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन में। आप कह लो लैंड एक्विजिशन का इशू निकल के आ रहा है। इंडिया ने कमिट किया है कि हम 2022 तक 175 गीगावाट यानी 1,75,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे, जिसमें से 1 लाख मेगावाट कहां से होगा? सोलर एनर्जी से। लेकिन अगर देखो तो अब तक इंडिया में 61,000 मेगावाट सोलर पावर ही इंस्टॉल हुई। मैं फिर भी बोलूंगा हमने काफी तेजी से काम किया है पिछले कुछ सालों में, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप कितना भी बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज करो, पिछले 6 से 7 सालों में जो एक्चुअली में सोलर पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन है उसकी स्पीड में बढ़ोतरी आई है। फिर आगे बात करते हैं जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडिया में भी फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो भैया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक मेमोरेंडम गया है और उसमें ये बोला गया है कि भाई आप सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें लेके आइए। तो सैटेलाइट सेक्टर में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये ऑक्शन काम देगा। क्या है? आप देखिए सैटेलाइट सेक्टर के थ्रू जो रिसोर्सेज हैं, जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है, जो स्पेक्ट्रम बैंड है, वो लिमिटेड है और इन रिसोर्सेज को यूज करने वाले प्लेयर्स लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कैसे ना कैसे करके एक बैलेंस्ड एग्रीमेंट हमें लेके आना ही पड़ेगा। तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के एलोकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सबका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन पीडी वाघेला ने बोला है कि इंडिया वो पहली कंट्री होगी जो ऑक्शन स्पेक्ट्रम करेगी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, सैटकॉम का, और इसके थ्रू ओवरऑल सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फील्ड में हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी अपने पास खींचेंगे। ट्राई को एक रेफरेंस मिला है सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कि आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कंडक्ट करिए कि कैसे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब इसके लिए कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया गया है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ ट्राई डिस्कशंस होल्ड कर रहा है कि कैसे इंडिया के अंदर ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शंस को कंडक्ट कराया जा सकता है। और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस को कंडक्ट करवाना अपने आप में एक ट्रिकी प्रोसेस है, चूंकि मैं आपको बता दूं सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री, इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक इंडिया का सैटेलाइट है, एक चाइना का सैटेलाइट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं, या इनके सर्विस उठाने वाली जो बिजनेस कंपनी है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करती हैं। जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है, जो रेडियो वेव्स हैं, वो इंटरनेशनल है और कोई भी एक कंट्री एक लिमिट से ज्यादा अगर सैटेलाइट स्पेस में इंक्रोचमेंट करेगी
तो दूसरे सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस में इंटरफेरेंस आ सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में जो भी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के एलोकेशन की पॉलिसी बनाई जाएगी ना इंडिया के अंदर, उसमें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ भी एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रेडियो रेगुलेशंस निकालता है और इंडिया अगर कोई डोमेस्टिक पॉलिसी बना रहा है तो उन रेडियो रेगुलेशंस के साथ हमें कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात को? अब देखिए, बहुत सारे लोग, जैसे कि जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर मतलब ये जो वोडाफोन, जियो, एयरटेल जैसी कंपनीज है, ये बोल रही है कि हाँ भाई आप सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन करो, लेकिन सैटेलाइट इंडस्ट्री के जो डायरेक्ट प्लेयर्स इन्वॉल्व है वो मना कर रहे हैं। अब सैटेलाइट इंडस्ट्री के डायरेक्ट प्लेयर्स इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसे पे करने पड़ेंगे आपको सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने के लिए। तो सैटेलाइट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, सैटेलाइट से रिलेटेड जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनका एक एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे ओवरऑल एक इशू होके आ सकता है, लेकिन पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मैं बता दूं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस के बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि मल्टीपल सैटेलाइट ऑपरेटर्स, जो कि टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ मिलके सेम फ्रीक्वेंसीज में मल्टीपल सैटेलाइट्स के साथ एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं और तब भी उनकी जो कम्युनिकेशन है ना, वो इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है ना, क्वालिटी को नीचे नहीं गिराती। तो मतलब मल्टीपल सैटेलाइट ऑपरेटर्स अपने टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क्स के थ्रू सेम फ्रीक्वेंसीज में अलग अलग टॉपिक के ऊपर अपने एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। और अभी तक तो हमको डिस्टर्बेंस उतना देखने को नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे इस लिमिटेड स्पेस में प्लेयर्स बढ़ेंगे, इस लिमिटेड रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तब इंटरफेरेंस, तब आप कह लो थोड़ा क्लैशेस सामने आ सकते हैं। इसलिए पहले ही सरकार यहाँ पे ओवरऑल इस लिमिटेड रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात कर रहा है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को आप ऑर्बिट स्पेक्ट्रम भी बोलते हो। ये वो रेडियो स्पेक्ट्रम का सेगमेंट है जो कि तब अवेलेबल होता है जब सैटेलाइट्स ऑर्बिट में। तो ये अर्थ है, इसके ऊपर एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो अर्थ के एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सीधे तो हो नहीं सकता, तो सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो सैटेलाइट के थ्रू जो रेडियो स्पेक्ट्रम यहाँ पे क्रिएट होता है, वो रेडियो स्पेक्ट्रम कौन सा प्लेयर कितना इस्तेमाल करेगा, उसी का बस यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है, ठीक है ना भाई। तो ये जो ऑर्बिट स्पेक्ट्रम है, ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जो कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ़ोन, इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेदर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सबको यहाँ पे सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम एलोकेशन किए जाएंगे। उसकी कुछ कॉस्ट होगी, तो एक तो इकोनॉमिक तरीके से ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म सस्टेनेबल होगा, दूसरा ये लिमिटेड रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा, प्रोफेशनल तरीके से सस्टेनेबल और एफिशिएंट सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। फिर अगली न्यूज़, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज। भाई लद्दाख को क्या छठे शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाएगा? इस बात को लेकर देखिए, लद्दाख में एक डिमांड चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि जब जम्मू एंड कश्मीर टूटा था, उससे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट था लद्दाख, और जो स्पेशल राइट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास थे वो लद्दाख के लोगों के पास भी थे डिफॉल्ट मोड में। लेकिन लद्दाख के लोगों की एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमें अलग कर दो जम्मू एंड कश्मीर से, तो अलग कर दिया, यूनियन टेरिटरी बन गई जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन वो जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे लद्दाख के लोगों के पास, वो चले गए। अब क्या है कि लद्दाख के अंदर लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें छठे शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप जगह दो, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया इसके ऊपर। पार्लियामेंट्री पैनल ने यूनियन होम मिनिस्ट्री से सवाल पूछा, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने देखिए यहाँ पे जवाब क्या दिया है। The main objective of the inclusion of tribal population under the said schedule is to ensure their overall socio-economic development, which the Union Territory Administration has already been taking care of since its creation. मतलब कि लद्दाख को अगर आप छठे शेड्यूल का हिस्सा बनाते तो आप क्यों बना रहे हो? ताकि उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन को आप इंक्लूड कर सको, उनका ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सको। बट यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि ऑलरेडी लद्दाख की सरकार ये सब कर रही है। 5 अगस्त को फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में तोड़ दिया गया। तब से लद्दाख के पॉलिटिकल ग्रुप्स डिमांड कर रहे हैं कि उनके लैंड को, उनके एम्प्लॉयमेंट को, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल का दर्जा दो। तो केंद्र की सरकार ने मना नहीं किया है, लेकिन केंद्र की सरकार बोल रही है कि ऑलरेडी हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं लद्दाख के डेवलपमेंट में। तो रही बात सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, ऑलरेडी सरकार बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रही है, तो 6 शेड्यूल की उतनी जरूरत है नहीं। अब ये देखना बाकी कि लद्दाख के लोग कितना एग्रेसिवली प्रोटेस्ट करेंगे 6 शेड्यूल का दर्जा पाने के लिए। एज ऑफ नाउ अगर आप देखो तो AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स आते हैं 6 शेड्यूल के अंदर।
इनके अंदर 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं जिनको स्पेशल पावर्स दी गई। कुछ इस प्रकार की स्पेशल पावर्स लद्दाख भी चाहता है। इसलिए अगर आप देखो तो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहां पे विगरस बेसिस पे डिमांड कर रहा है कि लद्दाख को आप ओवरऑल छठे शेड्यूल का दर्जा दीजिए। 2021 में लद्दाख के जो लोकसभा मेंबर हैं जामयांग तिसरिंग नामग्याल, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मांगे हैं LAHDC एक्ट के लिए। इनका भी ये बोलना है कि 6 शेड्यूल के अंदर आप लद्दाख को जोड़ दीजिए ताकि लद्दाख का लैंड एम्प्लॉयमेंट कल्चर, मतलब छठे शेड्यूल में आ जाएगा लद्दाख तो होगा क्या। हम मेरे और आपके जैसे लोग जो कि लद्दाख में नहीं रहते वो लद्दाख में जाके आसानी से सेटल नहीं हो सकते, वहाँ का डोमिसाइल नहीं ले सकते, वहाँ की हम लोग सरकारी नौकरी नहीं पकड़ सकते। मतलब लद्दाख के रिसोर्सेज विल बी प्राइमरी फेसी रिजर्व फॉर पीपल ऑफ लद्दाख, और हमारे आपके जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, या तो फिर UPSC वगैरह क्वालिफाई कर लो तो केंद्र की सरकार की सर्विसेज की तरफ से चले जाओ, राज्य की सरकार में तो वहाँ के लोगों को ही नौकरियाँ मिलेंगी। कुछ इस प्रकार की चीजें हो जाएंगी अगर छठा शेड्यूल लद्दाख में आ जाता है तो। केंद्र की सरकार करना तो नहीं चाह रही है, केंद्र की सरकार बाकी तरीके से पैसे इन्वेस्ट करके लद्दाख का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना चाह रही है, बट किस हद तक लद्दाख के लोग छठे शेड्यूल के लिए डिमांड करेंगे एग्रेसिवली वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगर आप देखो तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, इसने राज्यसभा में एक रिपोर्ट सबमिट की जिसने ये बोला कि 2011 सेंसस के हिसाब से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की टोटल आबादी है 2,74,279, मतलब 2,74,289, जिसमें से 79.61% यानी 2,18,355 ट्राइबल लोग हैं। तो चूंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्राइबल लोग हैं तो भाई छठे शेड्यूल का दर्जा मिलना चाहिए, ये लॉजिक यहाँ पे दिया जा रहा था। तो ये जो पर्टिकुलर कमेटी है आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, ये इस बात के ऊपर डिस्कशन कर रही है कि क्या लद्दाख को हम 5th शेड्यूल में जोड़ें या 6th शेड्यूल में जोड़ें। लेकिन इसके डिस्कशन के रिस्पॉन्स में ही यूनियन होम मिनिस्ट्री बोल रही है कि भाई 5th और 6th शेड्यूल में जोड़ने का लॉजिक है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हम ऑलरेडी लद्दाख के लोगों का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र की सरकार ने यह भी बोला है कि लद्दाख के अंदर जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वहां पे शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% से बढ़ा के 45% कर दिया गया। ठीक है भाई, आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। द अटैक ऑन द लास्ट बेस्टियन द जुडिशरी। अब ये अजीत प्रकाश शाह जी का ये आर्टिकल है, चीफ जस्टिस रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के भी, मद्रास हाई कोर्ट के भी, और फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। अब ये केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार जुडिशरी जो ओवरऑल लास्ट बेस्टियन है फ्रीडम का, इसको दबाने की कोशिश कर रही है। मतलब प्रॉपर तरीके से बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अजीत प्रकाश शाह। अजीत प्रकाश शाह साहब कह रहे हैं कि जब से 2014 में सरकार आई है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को दबाने की कोशिश कर रही है। अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ और लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू की जो कमेंट्स आए हैं कॉलेजियम सिस्टम को टारगेट करते हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमेशा इक्वल ही रहा है। इंदिरा गांधी के समय पे जब ADM जबलपुर केस आया था, ADM जबलपुर वर्सेस शुक्ला करके कुछ था, इस पर्टिकुलर केस में भी सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज नजर आया था। 5 जज की बेंच बैठी थी, हेबियस कॉर्पस का केस था, 4 लोगों ने इंदिरा गांधी की सरकार की फेवर में डिसीजन दिया था, बस एक जज जस्टिस HR खन्ना ने अपोजिशन में वोट दिया था। इवन PN भगवती ये भी सरकार के फेवर में बोल गए थे। तो ओवरऑल ऑथर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पास्ट में कभी भी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज नहीं रही है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज रही है। इंदिरा गांधी जी के समय पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन आज की डेट में भी सरकार जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है, अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू। इंदिरा गांधी जी के समय पे इमरजेंसी में बहुत तेजी से ही हुआ था, इस समय पे धीरे धीरे करके ऐसा हो रहा है, डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है, सिविल लिबर्टीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, NHRC डोरमेंट हो चुका है। ये ऑथर के वर्ड्स हैं। केंद्र की सरकार के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट स्टांस लिया यहाँ पे ऑथर ने। फिर इलेक्शन कमीशन इस समय पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। केंद्र की सरकार एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल अपोनेंट्स सबके अगेंस्ट एक्शन ले रही है, उनको उठा के जेल में डाल रही है। इन्फॉर्मेशन कमीशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। एकेडमिया, प्रेस और सिविल सोसाइटी को ठीक तरीके से दबाया गया है। जो भी सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मीडिया को प्रोपोगेंडा का एक सिंबल बना दिया है। तो इन सब बेसिस पे ओवरऑल केंद्र की सरकार डेमोक्रेसी को मारने की कोशिश कर रही हो। फिर जुडिशरी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, तो 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया। अब ऑथर ये बोल रहा है कि मैं इस बात को मानता हूं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पूरी तरीके से सही नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं, उसको बदलने की जरूरत है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के अंदर अगर आप देखो तो उस समय पे NJAC को नहीं आने दिया गया, NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया।
बाद में जस्टिस रंजन गोगोई और एस ए बोबड़े आए। अब इन दोनों जजेस को यहाँ पे ऑथर बहुत हद तक प्रो सरकार बोल रहा है, लेकिन पिछले जो 3 जजेस हैं, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इन्होंने ओपनली केंद्र की सरकार के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। केंद्र की सरकार सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से भिड़ रही है और ये बोल रही है कि भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में तुम पूरी तरीके से अपने पास ताकत कैसे रख सकते हो, हमारे पास भी प्राइमेसी होनी चाहिए। इसके लिए हम एनजेएसी लेके आए थे। टेक्निकली ऑथर का ये बोलना है कि जब एनजेएसी आई थी तो उसमें जो एमिनेंट पर्सन्स को डिस्क्रिशन दिया गया था, वो डिस्क्रिशन की जरूरत नहीं थी। शायद उस समय पे कुछ ऐसी बात भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस ने सरकार से बोला था कि कुछ चेंजेस कर लो। सरकार ने बोला कि एनजेएसी जैसा आया है वैसा ही रहेगा, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम की प्राइमेसी को बनाए रखा सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन बोल दिया एनजेएसी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल जजेस के अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम को ही डिफॉल्ट मोड बना के रखा, लेकिन सरकार इस मोड को प्रॉपर तरीके से मानती नहीं है। कई बार जजेस के नाम रिकमेंड किए जाते हैं, सरकार उनको अपॉइंट ही नहीं करती है, लिस्ट को वापस कर देती है। तो एक ओपन कन्फ्रंटेशनल स्टांस यहाँ पे बना हुआ है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में। एग्जीक्यूटिव अपने आप को ज्यादा ताकतवर करना चाहता है, जुडिशरी बज नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी ऐसा बैस्टियन बना है जो ओवरऑल सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, सरकार उसको नीचे नहीं गिरा पा रही है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि काफ़ी हद तक ओवरऑल यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है ये सरकार को। हालांकि ऑथर ये भी बोल रहा है कि जो जुडिशरी का कॉलेजियम सिस्टम है पूरी तरीके से सही नहीं है, बट कॉलेजियम सिस्टम के अलावा आप क्या करोगे, उसके अलावा आपको प्रॉपर तरीके से एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, लेकिन उस अपॉइंटमेंट कमेटी में केंद्र की सरकार अपना जोर और बोलबाला रखना चाहेगी और वो सुप्रीम कोर्ट मान नहीं सकती। अब लेटेस्ट कंजर्वेशन बिल आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, राज्यसभा में विंटर सेशन में पास हुआ, इससे पहले लोकसभा में मॉनसून सेशन में पास हुआ है। और ये कुछ अमेंडमेंट्स कर रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अमेंडमेंट्स अच्छे लग रहे हैं प्राइमा फेसी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी और वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की स्पेशीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हंटिंग के ऊपर प्रोहिबिशन लगाया जा रहा है, पेनाल्टीज को बढ़ाया जा रहा है, पेनल रिप्रिकॉशंस को बढ़ाने से रिलेटेड ओवरऑल यहाँ पे कुछ बातें बोल रही हैं। कौन कौन? साक्षी सामंत जी और मृणालिनी रविंद्रनाथ जी। साक्षी जी और मृणालिनी जी क्या बोल रही हैं, देखते हैं। देखिए, जो लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे इस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया है, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये लीगल फ्रेमवर्क पनिश करेगा फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को, कास्ट के आधार पर ये डिस्क्रिमिनेशन लेके आएगा। अब ये कैसे बोला जा रहा है? जिसे पहले जनरल वॉयलेशन के लिए जो पेनाल्टी 25,000 रुपए की होती थी उसको 1 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना। जो एनिमल्स के लिए, कुछ एनिमल्स के लिए जो पेनाल्टी, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो पेनाल्टी 10,000 थी पहले, उसको 25,000 कर दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे पेनाल्टी आपने बढ़ा दी, लेकिन अब इसका एक लीगल रिपरकशन क्या होने वाला है? एक स्टडी कंडक्ट की गई है क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट के द्वारा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने जब फॉरेस्ट के इलाके में जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR फाइल हुई है, जो पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, इनको पेरूज किया, और उसके आधार पर यह पता चला कि फॉरेस्ट इलाके में जब भी कोई इल्जाम वगैरह लगाया जाता है ना, डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहती है। जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं, दे आर द मेजॉरिटी ऑफ एक्यूज्ड पर्सन्स इन दीज रिलेटेड केसेस। मतलब जो 25,000 से बढ़ा के 1 लाख पेनाल्टी हो रही है, 10,000 से बढ़ा के 25,000 पेनाल्टी हो रही है, ये जो क्रिमिनलाइजेशन वाला आप कह लो पॉइंट निकल के आ रहा है ना, ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को सबसे ज्यादा परेशान करेगा। समझ गए बात को? कई बार तो क्या होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो लोकल ट्राइब्स के अंदर ही फूट डलवा देते हैं और ओवरऑल उनमें से किसी को एक अपना इन्फॉर्मेंट बना लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें बाकी बेनिफिट्स तब दिलवाऊंगा जब तुम ये बताओगे कि फॉरेस्ट में कौन जाके गड़बड़ क्या क्या कर रहा है। अब सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो फॉरेस्ट इलाके के सीरियस ऑफेंसेस हैं, जैसे कि हंटिंग, जानवरों की हंटिंग, इनके ऊपर तो कहीं ना कहीं बैन लगा ही हुआ है, लेकिन जब ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स वुड कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं, इवन मशरूम्स कलेक्ट करते हैं, तब भी इनके ऊपर प्रोटेक्टेड एरियाज में प्रोसिक्यूशन केसेस ठोक दिए जाते हैं। 95% ऐसे केसेस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों के ऊपर ठोके हैं वो अभी भी पेंडिंग है। अगर आप हंटिंग की बात करो तो हंटिंग में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में वो जानवर है जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है, लेकिन कई बार क्या होता है कि शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में कुछ जानवर होते हैं, जैसे वाइल्ड बोर्स हो गया, अब इनके पास कम प्रोटेक्शन है, इनकी भी हंटिंग होती है। तो ज्यादातर जो हंटिंग के केसेस रजिस्टर्ड एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज के अगेंस्ट ओवरऑल फॉरेस्ट एक्ट्स के अंदर, वो ओवरऑल शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के जानवरों की हंटिंग की। शेड्यूल 1 जो पीकॉक वगैरह की हंटिंग है, इसके केसेस कंपैरेटिवली कम है। कई बार तो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर मच्छी पकड़ के खाने पे भी यहाँ पे लोगों को जेल में ठूस दिया गया है,
जी हाँ, आप प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर किसी पॉन्ड वगैरह से मच्छी पकड़ के खाते हो तो उस केस में भी पकड़ के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली ये देखने को मिला, सीपीए प्रोजेक्ट ने इसको डॉक्यूमेंट किया कि 2016 में जो फॉरेस्ट गार्ड थे ना, उन्होंने 5 ट्राइबल मैन को पकड़ लिया, क्योंकि वो 5 ट्राइबल मैन ने पास के ही एक पॉन्ड से मछली निकाली थी, उस मछली को पका के खा रहे थे। तो जितनी मछली थी वो 500 ग्राम से कम थी। तो 500 ग्राम से कम की मछली को फॉरेस्ट के अंदर से पकड़ के खाने के लिए, जो कि उस सदियों से, हजारों सालों से वहां पे उनके पूर्वज रह के खा रहे हैं, उसके लिए पकड़ के जेल में डाल दिया और केस अभी भी पेंडिंग है। तो इस प्रकार की जो डिस्क्रिशनरी पुलिसिंग हो रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज के अंदर, और वो डिस्क्रिशनरी पुलिसिंग की जो एम्बिट है उसको अभी के अमेंडमेंट्स के थ्रू बढ़ाया गया है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिटीज के अंदर एक डर को बैठाएगा। और शायद ऑफिशियल्स ये डर ही बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो ट्राइबल ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, ये अपनी बेसिक सब्सिस्टेंस की चीज तो लेंगे ही ना। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर टेक्निकली इनको ये अधिकार भी दिया गया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे यह अधिकार प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर आप फॉरेस्ट राइट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कंपेयर करोगे ग्राउंड लेवल पे, तो एफआरए डब्ल्यूटीए के सबसर्विएंट हो जाता है, और यहाँ पे तो डब्ल्यूपीए को अमेंडमेंट के थ्रू और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉरेस्ट ट्राइबल ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, ये और ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर भाई एक और आर्टिकल है राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग को लेके। अब एम सुरेश बाबू साहब ने, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स आईआईटी मद्रास के, करंटली एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का, आर्टिकल तो लिखा है, बट इस आर्टिकल में प्रॉपर तरीके से जो इनके स्टैटिस्टिक्स का सोर्स है वो उन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने बोला है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडिया में देखने को मिल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का, वो बड़े शहरों से छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज की तरफ से शिफ्ट हो रहा है। मतलब एक अर्बन रूरल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, और ये एक वेलकम साइन है, क्योंकि अर्बन इलाकों में ऑलरेडी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर रूरल इलाकों की तरफ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगा तो मनरेगा जैसी स्कीम्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है गरीब लोगों की, गाँव के गरीब लोगों की, वो थोड़ा कम हो जाएगी। एक वजह यह बताई जा रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम गाँव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गाँव में लोगों को कम तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। गाँव में जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन वगैरह होंगे वो काफ़ी कम होने वाले हैं, ठीक है ना। गांव में ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी है लैंड की वो ज़्यादा होगी, और लैंड अफोर्डेबल दाम में मिल जाएगा। अर्बन लोकेशंस में, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में ज़मीन की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन वहीं पर अगर आप आउटस्कर्ट्स में निकल जाओ, महाराष्ट्र के थोड़े गांव साइड पे निकल जाओ, सबर्बन इलाकों में निकल जाओ, यूपी वगैरह के, तो जो लैंड के दाम है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ज़मीन के दाम कम हो जाते हैं, लेबर के दाम कम हो जाते हैं। तो इससे होगा कि, इससे ऑब्वियस सी बात है, इन मैन्युफैक्चरर्स का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो रूरल मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली बढ़ रही है। रूरल एरिया ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए, चूंकि वेजेस, प्रॉपर्टी और लैंड कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बताया जाए। ब्रॉडली देयर कुड बी 3 एक्सप्लेनेशन फॉर द शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अवे फ्रॉम रूरल एलोकेशन। फर्स्ट इज फैक्ट्री फ्लोर स्पेस सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। जब एक इलाका जरूरत से ज़्यादा अर्बनाइज हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है, वहाँ पे नेचुरली स्पेस कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पे आपको स्पेस इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। एक छोटा सा स्पेस लेने के लिए आपको करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे, तो फिर वो बिजनेस जो प्रोसेस होता है वो उतना सस्टेनेबल नहीं हो पाता, उसमें प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंशियल्स, ठीक है ना। सिटीज़ में ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, रूरल इलाकों में कम है, तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब मैंने आपको बता दिया। पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब ओवरऑल अर्बन इलाकों में जो कैपिटल एक्युमुलेशन है लार्ज कॉर्पोरेशंस के द्वारा वो ज़्यादा है। तो रूरल इलाकों में जो नए एमएसएमई सेक्टर के बढ़ते हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, रूरल लेबर के थ्रू अपने आप को ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह लो कि रूरल इलाके में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने से एक इक्विटेबल डेवलपमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। कुछ चैलेंजेस भी, इस प्रोसेस के चैलेंजेस ये हैं कि रूरल इलाके तक आप रॉ मटेरियल्स कैसे पहुंचाओगे, रूरल इलाके के लोगों को आप किस प्रकार से स्किल दोगे ताकि वो आके इन फैक्ट्रीज वगैरह पे काम कर सके, रूरल इलाके में जो भी प्रोडक्शन होगा उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाओगे, सप्लाई चेन को कैसे स्टैब्लिश करोगे, रूरल इलाकों में जो इन्वायरमेंटल लिटिगेशन चलेगी उसको किस प्रकार से मैनेज करोगे, ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे भी बोली गई।